तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ में सर्किट हाउस का इफ्तिताह करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी से लोगों के सपोर्ट करेंगे। इफ्तिताह के बाद पीएम मोदी एक रैली को भी खिताब करेंगे। सर्किट हाउस को 30 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर में हर साल मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंद आते हैं, इसलिए यहाँ पर नए सर्किट हाउस की मांग की जा रही थी और इस सर्किट हाउस में स्वीट्स, वीआईपी और डिलक्स रूम बनाए गए। वही कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडिटोरियम हॉल समेत टॉप लेवल की सहूलत भी है। सर्किट हाउस को इस तरह से बनाया गया है कि हर कमरे से समंदर दिखाई देता है। और आपको बता दें कि बीजेपी सदर जेपी नड्डा का आज यूपी दौरा है। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। आज आगरा और बरेली में रहेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के हवाले से बड़ा अपडेट दे रहे हैं। कई तंजीमी मीटिंग्स करेंगे जेपी नड्डा। कारकुनान और ओहदेदारान के साथ भी मीटिंग करेंगे और दोपहर 2:30 बजे बरेली पहुंचेंगे। जेपी नड्डा बरेली में डोर टू डोर तशरीफ करेंगे। जेपी नड्डा शाम 7 बजे समाजी लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको यूपी की सियासत के हवाले से। दोपहर 2:30 बजे जेपी नड्डा बरेली पहुंचेंगे। आज यूपी में उनके कई प्रोग्राम है। बरेली में डोर टू डोर तशरीफ करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी सदर जेपी नड्डा के आज के प्रोग्राम के मुतालिक ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कई प्रोग्राम है उनके। तंजीम के ओहदेदारान से मुलाकात करेंगे और बरेली में पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बड़ा अपडेट उत्तर प्रदेश के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा का आज बरेली में डोर टू डोर कैंपेनिंग का प्रोग्राम है और उससे पहले सुबह तंजीम के ओहदेदारान से मीटिंग करेंगे आगरा पहुंचकर। तो कल 3 बजे वो यहाँ बैठक लेंगे। 2:30 बजे करीब उतरेंगे वहाँ पर और 3 बजे बैठक में आएंगे। मुझको लगता है शाहजहाँपुर, पीलीभीत और बदायूं के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी चुनाव से संबंधित कार्य में लगे पदाधिकारी हैं, उन सबको बुलाया जाएगा। हमारे विधानसभा प्रभारी, जिला प्रभारी, विस्तारक बंधु और जो विधानसभा के संयोजक बनाए गए हैं, उन सबको बुलाकर एक बार हम लोग बैठेंगे और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा कि चुनाव को कैसी गति देनी है। बीजेपी यूपी में आज से इंतखाबी रथ मुहिम शुरू करने जा रही है। मुहिम की शुरुआत सीएम योगी एलईडी रथ को हरी झंडी दिखाकर करेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी कारकुनान इंतखाबी रथों को लेकर यूपी की सभी 403 असेंबली हलकों में जाएंगे। रथ पर लगे स्क्रीन के जरिए लोगों को योगी सरकार के 5 साल के कामकाज के बारे में बताएंगे। इसके अलावा सीएम योगी मगरबी यूपी के सनती तंजीमों के ओहदेदारान के साथ शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करेंगे। इंतखाब के साथ साथ सीएम योगी कोरोना की तैयारियों पर भी नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी आज कोविड इंतजामात को लेकर टीम 9 के साथ मीटिंग भी करेंगे। तो आज एलईडी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बीजेपी के इस खास प्रोग्राम का सीएम योगी भी हिस्सा होंगे। आज से इंतखाबी रथ मुहिम की शुरुआत होगी। बीजेपी की तरफ से एलईडी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। और एक अहम अपडेट कांग्रेस के हवाले से। आज दिल्ली में कांग्रेस अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। यूपी असेंबली इंतखाब के लिए कांग्रेस अपना इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। दोपहर 12 बजे कांग्रेस का ये मंशूर जारी करने का मंसूबा है। इंतखाबी मंशूर में यूपी के नौजवानों पर मेन फोकस हो सकता है। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जारी करेंगे इंतखाबी मंशूर। तो ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का कांग्रेस के हवाले से दे रहे हैं। यूपी के नौजवानों के लिए रोजगार पर खास तवज्जो दी जा सकती है इस इंतखाबी मंशूर में और आज दिल्ली में रिलीज किया जाएगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। और आपको बता दें कि यूपी असेंबली इंतखाब के लिए दूसरे मरहले के लिए आज से नामजदगी दाखिल करने की शुरुआत होगी। दूसरे मरहले के उम्मीदवार 28 जनवरी तक नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। नॉमिनेशन दाखिल होने के बाद 29 जनवरी तक उम्मीदवारों के नॉमिनेशन फॉर्म की जांच होगी। अगर किसी के नॉमिनेशन फॉर्म में कोई कमी होगी तो उसका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा।
अगर कोई उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहता है तो उसके पास 31 जनवरी तक का वक्त होगा और 31 जनवरी के बाद नामजदगी वापस नहीं ली जा सकती। उम्मीदवार सुविधा ऐप के जरिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं। कोविड-19 के चलते नॉमिनेशन के वक्त किसी भी उम्मीदवार को भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं दी गई है। आप बता दें कि दूसरे मरहले में 9 जिलों की 55 असेंबली सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं वोट 14 फरवरी को होंगे और दूसरे मरहले में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर जिलों के असेंबली सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और आप बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर लगातार गौर खौज जारी है। आज दिल्ली में एक बार फिर से मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। देर शाम होने वाली इस मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। मीटिंग के बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई कांग्रेस लीडरान अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांग रहे हैं, इसलिए सबकी नजर इस बात पर भी है कि क्या कांग्रेस में लीडरान को परिवार वालों को टिकट दिया जाएगा या नहीं। लखनऊ में सपा सदर अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद इमरान मसूद ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी में ही बने रहेंगे। इमरान मसूद कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे। इमरान के साथ ही सहारनपुर देहात से रुकन असेंबली मसूद अख्तर भी समाजवादी पार्टी में आ गए थे। इमरान मसूद इस बार सहारनपुर के बेहट से इंतखाब लड़ना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ना तो उनको टिकट दिया और ना ही उनके रुकन असेंबली साथी मसूद अख्तर को। इसके बाद से ही इमरान मसूद नाराज चल रहे थे। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे थे कि मुसलमानों अब तो एक हो जाओ। फिर इस तरह की खबरें भी आने लगी कि वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब इमरान मसूद ने कहा कि अखिलेश को सीएम बनाने के लिए काम करूंगा। समाजवादी पार्टी से बात न बनने पर अकेले दम पर इंतखाब में ताल ठोक रही आजाद समाज पार्टी ने गोरखपुर सीट से सीएम योगी के सामने पार्टी सदर चंद्रशेखर आजाद को उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है। इस ऐलान से गोरखपुर की जंग भले ही दिलचस्प नजर आ रही हो, लेकिन पुराने नतीजे यही बताते हैं कि बीजेपी का ये किला कोई भेद नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के धोखे की टीस से आगे बढ़ते हुए आजाद समाज पार्टी के सदर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान कर दिया। चंद्रशेखर आजाद के इस ऐलान से यूपी की महाभारत में गोरखपुर सीट पर जंग दिलचस्प होती दिख रही है। यहां बीजेपी उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ के सामने आजाद समाज पार्टी के सदर चंद्रशेखर आजाद मैदान में होंगे। मैंने भी अभी आपसे पहले देखा और जैसे मैंने कहा कि पार्टी के आदेश का मैं सम्मान करता हूं और मैं पिछले 5 साल से भी लड़ रहा हूं। अगर कोई उत्तर प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा था तो चंद्रशेखर आजाद था और आगे भी लड़ूंगा इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। और मैंने जैसा आपको बताया कि अब मुख्यमंत्री जी को एहसास होगा कि लड़ाई सीधी। गोरखपुर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ 33 सालों से बीजेपी के उम्मीदवार की ही जीत होती आई है। ऐसे में चंद्रशेखर के इस ऐलान से बीजेपी लीडरान को कोई फर्क नहीं पड़ता और उनका मानना है कि चंद्रशेखर सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए गोरखपुर से खुद को उम्मीदवार बना रहे हैं। लोकतंत्र में किसी को भी कहीं से लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भीम आर्मी के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मेरठ में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर ने गोरखपुर सीट से लड़ने का ऐलान किया। इस मौके पर सपा लीडर और साबिक वजीर ममलिकत मुकेश सिद्धार्थ आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए और हस्तिनापुर से उनके बेटे को पार्टी ने उम्मीदवार भी करार दे दिया। चंद्रशेखर ने इस मौके पर कहा कि समाजवादी पार्टी में लीडरान को घुटन महसूस हो रही है और वो पार्टी छोड़ रहे हैं। आज एक जिम्मेदार साथी जो समाजवादी पार्टी छोड़ के हमारे साथ जो है वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टी जो है उनके सम्मान का और उनके हितों की रक्षा जो है और उनको आगे बढ़ाने का काम पार्टी करेगी। अभी कुछ ही देर में पार्टी की जो है ना पहले फेज की लिस्ट जो है जारी होगी और मैं समझता हूं कि हमारे प्रत्याशी जब मैदान में उतरेंगे तो वो अपनी मेहनत से एक अच्छा रिजल्ट जो है ना उत्तर प्रदेश में चुनाव में देंगे।
चंद्रशेखर की इन बातों से सपा लीडर कोई इत्तेफाक नहीं रखते और इल्जाम लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर सिर्फ दिखावटी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें गरीबों, डाउन ट्रोडन और एक्सप्लॉइटेड तबके की कोई फिक्र नहीं। अगर उन्होंने फैसला किया कि गोरखपुर से योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो ये उनका अपना फैसला। जहां तक योगी जी की बात है तो आज गोरखपुर में जिस तरह से मनीष गुप्ता की होटल के अंदर घुस के हत्या की गई, जिस तरह से ऑक्सीजन के अभाव में बच्चे मर गए, और अभी हमने जो देखा कि जिस तरह बाढ़ आई थी गोरखपुर में और कमर तक लोगों के पानी भरा हुआ था, गोरखपुर में क्या डेवलपमेंट हुआ है ये जनता कड़े सवाल करेगी। 3 मार्च को गोरखपुर की आवाम वोट डालेगी और 10 मार्च को जब नताए जाएंगे तो साफ होगा कि चंद्रशेखर आजाद का फैसला कितना सही था। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और एक अहम अपडेट दे दें आपको, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आरपीएन सिंह। जराये के हवाले से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 1 या 2 दिन में ज्वाइनिंग पर फैसला हो सकता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं आरपीएन सिंह और पूर्वांचल के बड़े चेहरे के तौर पर माना जाता है आरपीएन सिंह को। 1 या 2 दिन में ज्वाइनिंग पर फैसला हो सकता है। जराये के हवाले से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दें कि जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्ते दहशतगर्दी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस सर्दी में हिफाजती दस्तों की हिकमत अमली में तब्दीली आई। सिक्योरिटी एजेंसीज आने वाले 3 महीनों में गैर मुल्की दहशतगर्दों को, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं, उन्हें खत्म करने पर फोकस कर रही है। कश्मीर में हिफाजती दस्ते गैर मुल्की दहशतगर्दों को सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर देखती हैं। ये दहशतगर्द हाईली ट्रेंड होते हैं और नौजवान कश्मीरी लड़कों को दहशतगर्दाना तंजीमों में शामिल करने के लिए बरगलाते हैं। हिफाजती दस्तों का कहना है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द मकामी कश्मीरी लड़कों को बरगलाते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काते हैं और उन्हें अपने ही मुल्क के खिलाफ हथियार उठाने की ट्रेनिंग भी देते हैं। दहशतगर्दाना गुटों में शामिल होने के लिए उन्हें ट्रेनिंग कैंप ले जाया जाता है, जहां उन्हें शिद्दत पसंदी का पाठ पढ़ाया जाता है और फिर कुछ दिनों की ट्रेनिंग और ब्रेन वॉश कर दहशतगर्दी के रास्ते पर झोंक देते हैं। इसलिए अगर दहशतगर्दी को खत्म करना है तो पाकिस्तानी दहशतगर्दों को खत्म करना जरूरी है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार का कहना है कि अगर एक पाकिस्तानी दहशतगर्द वादी में आता है तो इसका मतलब है कि वो 4 मकामी लड़कों को दहशतगर्द बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम गैर मुल्की दहशतगर्दों को खत्म करने पर फोकस कर रहे हैं ताकि कश्मीर के नौजवानों को इन दहशतगर्दाना तंजीम में शामिल होने से रोका जा सके। एक फॉरेन टेररिस्ट आता है तो उसके पीछे 3 से 4 लोकल टेररिस्ट तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसको लोकल टेररिस्ट का जरूरत पड़ता है। इसलिए हम लोग चाहेंगे, पूरा प्रयास करेंगे फॉरेन टेररिस्ट को जितना जल्दी हो, जितना ज़्यादा नंबर में हो, न्यूट्रलाइज करे कि लोकल लड़के ज़्यादा नहीं मिलिटेंसी में, टेररिज्म में जुड़े। आईजीपी ने आगे बताया कि बर्फबारी के दौरान दहशतगर्द ऊंचे इलाकों से निकलकर मैदानी इलाकों में गांव में आ जाते हैं। वो गर्मियों में इन ऊंचे मकामात पर वापस चले जाते हैं। इसलिए जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने ऐसे हैं जिनका हमें पूरा इस्तेमाल करने की जरूरत है। हम हिफाजती दस्तों के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की दहशतगर्दों को ढेर करना चाहते हैं। हम सब देखते हैं हर एक साल जो स्नोफॉल होता है तो हाई रीचेज से टेररिस्ट खास के एफटी नीचे आता है, समर में ऊपर चला जाता है। तभी हम लोग के पास जनवरी, फरवरी, मार्च 3-4 महीना अच्छा टाइम है। इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे हम लोग सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलके इस ऑपरेशन को, अभियान को और ज़्यादा तेजी लाएंगे और फॉरेन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। हिफाजती दस्तों ने इस तरह की हिकमत अमली इसलिए भी बनाई है क्योंकि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि कश्मीर में तकरीबन 85 पाकिस्तानी दहशतगर्दों को उनके आकाओं ने हुक्म दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी नौजवानों को दहशतगर्दी की आग में झोंके। सुरक्षा बलों ने हाल ही में ये दावा किया है कि पिछले 30 वर्षों में पहली बार एक्टिव मिलिटेंट्स का आंकड़ा कश्मीर घाटी में 200 से कम हुआ है। वे कहते हैं कि ये तब मुमकिन हुआ जब नियंत्रण रेखा पर कड़ी चौकसी बरती गई और घाटी में ताबड़तोड़ एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन किए गए। और अब इस नई रणनीति के साथ वे सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि संख्या को और कम करने में सक्षम होंगे। कैमरा पर्सन मंजूर के साथ
खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर। और अब हम आपको दिखाते हैं इस्लाम की सबसे अहम किताब कुरान शरीफ का मुआवजा। आसम के 6 गांव में एक घर में खतरनाक आग लगी, जहां सब कुछ जलकर खाक हो गया, लेकिन इस आसमानी किताब के एक हर्फ पर भी आंच नहीं आई। देखिए रिपोर्ट। वो काली कमली वाला, वो अरब का रहने वाला, जहां चल के रुक गया वो, वहीं रुक गई खुदाई। जी हाँ, इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारे गए कुरान का एक बार फिर से मौजज़ा देखने में आया है। असम के एक गांव में शदीद आग लगी, जहां सब कुछ जलकर खाक हो गया, लेकिन कुरान के एक वर्क को भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये कुरान अल्लाह का किताब है, तो इसको हिफाजत करने वाला अल्लाह ही जिम्मेदारी लिया है। तो अल्लाह कुरान पाक में फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ुन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने कुरान को नाजिल किया और इसकी हिफाजत में ही करूँगा। इस वाक़ये पर मकामी जामा मस्जिद के पेशे इमाम का कहना है कि ये अल्लाह की किताब है, जिसके हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे बहुत से वाक़ये पेश आए हैं जहां सब कुछ जलकर तबाह हो गया, लेकिन कुरान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस मौके पर उन्होंने इस्लामी तारीख का भी हवाला दिया। जो रिसेंटली जो वाक़या हुआ है, यही नहीं ऐसे और बहुत सारे वाक़या हुआ था कि कुरान को हिफाजत अल्लाह ही ने किया। आग जल के घर द्वार सब जो जितना है घर बाड़ी सब जल गया, लेकिन कुरान वैसा ही रहा। और कुफ़ार में भी बहुत सारे कुफ़ार लोग ने हाफिज़ को एक टाइम में ख़त्म करने के लिए जितने कुरान शरीफ है सबको ख़त्म कर दिया, जला दिया, लेकिन जितना ही कुरान है जैसा ही कुरान है वैसा ही फिर निकाल दिया। इस मौके पर मौलाना कासमी ने कहा कि दुनिया में बहुत सारी मजहबी किताबें मौजूद हैं, लेकिन कुरान ही वाहिद ऐसी किताब है जिसे याद किया जा सकता है। एक अल्लाह का मुआज़ा है कि कुरान दुनिया में जितनी किताबें हैं, जो बाइबल है या जो भागवत है, जितना सारा और दुनिया में किताब है, तो उसको हिफ्ज़ नहीं कर सकता है, उसको मुकम्मल याद नहीं कर सकता है। लेकिन कुरान शरीफ को अलिफ से लेके आखिर तक ऐसा लाखों हाफिज़ है, हाफिज़ निकलता है कि उसको याद कर सकता है। एक खड़े होके सारे कुरान को याद सुना देते हैं। आग लगने की खबर के बाद बड़ी तादाद में आसपास के लोग वहां इकट्ठा हुए, जहां सब कुछ जलकर राख हो चुका था। सामानों की तलाशी के दौरान उस वक्त लोग ये देखकर हैरान रह गए कि कुरान शरीफ पर इस आग का कोई असर नहीं हुआ। और शायद इसीलिए किसी शायरा ने कहा है कि जो भी पढ़ता है हो जाता है दीवाना तेरा, क्या अजब बात है कुरान तेरे पारों में। अफजल हक के घर में आग जो बहुत भीषण तरीके से लगी थी, उस आग में घर की सारी सामग्री जलकर खाक हो गई, परंतु वहाँ पर एक भी पन्ना नहीं जला कुरान शरीफ का। मौलाना मुफीदुल इस्लाम काशिमी उन्होंने कहा है कि अल्लाह खुद कुरान शरीफ की हिफाजत करती है, इसीलिए आग कुरान शरीफ को छू ना पाई। मैं असम से शरीफुद्दीन अहमद, जी मीडिया। और सागर में दहेज नहीं मिलने पर लालची शख्स और उसके वालिद ने शादी तोड़ दी। दरअसल 15 जनवरी को रिश्तेदारों के साथ लगन चढ़ाने लड़की के फरीक के लोग कटनी पहुंचे थे, और इस दौरान अमित और उसके वालिद हीरालाल ने दहेज में 2 लाख रुपए और बाइक का मुतालबा किया। बेटी के हाथ पीले करने की खातिर वालिद ने कर्ज लेकर बाइक तो खरीदी, लेकिन 2 लाख रुपए कैश का इंतजाम नहीं कर पाए। इस दौरान रिश्ता नहीं तोड़ने को लेकर लड़की के वालिद ने दूल्हे के परिवार के हाथ पैर जोड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। लड़के वालों ने बारात लाने से साफ मना कर दिया। बेटी की शादी की तैयारी में मजदूर वालिद 3 लाख रुपए का कर्जदार हो गया। उसने कार्ड बांटने से लेकर मैरिज गार्डन तक पूरी तैयारियां कर ली थी। लड़की के वालिद ने मोतीनगर थाने में अब लड़के वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। थाने में शिकायत कराई थी
के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण 2 लोगों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। मामले की विवेचना जारी है। विवेचना के आए तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और सिवनी में सब्जी बेचने वाले एक बंदर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। फुटपाथ पर दुकान पर इस नए दुकानदार को देखकर लोग एक लम्हे के लिए चौंक गए, लेकिन वीडियो में दुकान पर बैठा बंदर सामने सर हिलाकर ऐसे देखता है मानो वो किसी खरीदार का इंतजार कर रहा हो। देखने वालों को पहली नजर में लगा जैसे बंदर ही सब्जी बेच रहा हो, लेकिन जब सामने कोई नजर नहीं आया तो फिर उसने खुद ही सब्जी उठाकर खाना शुरू कर दिया। दरअसल बंदर को आते देख सब्जी दुकानदार उठकर भाग गया और बंदर ने इस दुकान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दुकानदार की जगह बैठे बंदर ने बड़े आराम से सब्जियां खाई। जब पेट भर गया तो बंदर उठकर चला गया।